गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप आई होप कि आपने लेक्चर 1 केमिस्ट्री फाउंडेशंस का आपने देख लिया होगा। आपको मैटर्स, उसके स्टेट्स, इसके बारे में आपको क्लैरिटी हो गई होगी। मैंने उसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में बात किया था और फाइनली मैंने उसमें एटम पे एंड किया था। ठीक है, तो आज हम एटम से ही स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम एटम्स पे बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स पे बात करेंगे, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे बात करेंगे एंड फाइनली हम चले जाएंगे एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, जो कि क्या बताएगा हमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और वो हमें ये बताएगा कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कैसे कंबाइन करता है। ठीक है, तो आज ये हम सारी चीज़ें देखेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एनी वन हु इज़ इन स्टैंडर्ड 9th और हु इज़ इन स्टैंडर्ड 10th। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो एटम, एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट रिटेन्स एग्जैक्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने गोल्ड पे लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किया था, तो उसमें हमने एक गलती किया था, हमसे वो गुफ अप हुआ कि हमने उसको क्या बोला था अंशिका, एजी। एजी बोल दिया था। लेकिन गोल्ड का जो केमिकल सिंबल होता है वो एयू होता है, एजी स्टैंड्स फॉर सिल्वर। ठीक है, सो कोई बात नहीं है, आप उसको करेक्ट कर लेना। सो गोल्ड का जो भी एटम आप करोगे, जितने भी आप उसके एटम्स निकालोगे, उस सब एटम्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अपने गोल्ड एलिमेंट के जैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि गोल्ड का जो एटम होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई मीन टू से फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच रिटेन्स, है ना, विच रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट। सिंपल। ठीक है, अब हम थोड़ा ये समझते हैं कि एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो देखिए, इसका जो एग्जिस्टेंस है, और इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट कांट एग्जिस्ट ऑल्सो इंडिपेंडेंटली। मतलब ये मैंने क्या बोला, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स के एटम इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेला अकेला एटम, मोनो एटम, सिंगल एटम भी नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनके जो एटम्स होंगे वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं नेचर में। ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हैं, हम लोग धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। बट फिलहाल हम हमें ये समझना है कि आखिर वो कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, सो वो कोई नहीं, वो होते हैं नोबल गैस। नोबल गैस, इसका दूसरा नाम इनर्ट गैस भी होता है। ठीक है, अच्छा, नोबल गैस का मतलब क्या है। नोबल गैस का मतलब होता है, नोबल का आप इंग्लिश में मीनिंग यदि समझोगे तो नोबल का मतलब होता है राजा या बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री में नोबल का मतलब ये है कि ये बड़ा तृप्त है। तृप्त का मतलब ये बड़ा संतुष्ट काइंड ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी और एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। ये बड़े शांत होते हैं और इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स, अब देखिए, आगे हम जब बढ़ेंगे इस लेक्चर में आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा कि नोबल गैस वो क्यों होता है, कैसे होता है। बट हमें कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में ना याद भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स एंड देन ट्राइंग टू फाइंड द लॉजिक। ठीक है, तो थोड़ा सा आप पहले अपने मेमोरी में डाल लीजिए चीज़ों को और फिर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपने आप बनते चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कुछ जो गैसेस हैं जो नोबल होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो आपको जाननी जरूरी है। सो कौन कौन सी होती है अंशिका। हीलियम।
सो हीलियम का केमिकल सिंबल इज He, देन नियॉन, नियॉन देन आर्गन। एंड देन आर्गन। ठीक है, सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तीन तो कम से कम आपको 10th क्लास के पहले आपको जाननी ही चाहिए। ठीक है, और ये हम धीरे धीरे जब हम एटॉमिक नंबर वगैरह पढ़ेंगे अभी, तो हमें सब अपने आप याद भी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम याद कर लेते हैं हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ये नोबल गैस हैं और ये मोनो एटॉमिक के रूप में भी नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिंपल रीज़न है, ये इतने शांत होते हैं कि इनको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसलिए इनके जो एटम्स हैं वो अकेले भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट हम अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या ऑक्सीजन भी वैसे रह सकता है? यदि हम गैस की बात कर रहे हैं तो क्या ऑक्सीजन भी वैसे रह सकता है? नहीं। ऑक्सीजन हम हमेशा हमने पढ़ा होगा, हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट हमने पढ़ा तो जरूर होगा, O2 हमने हमेशा पढ़ा है, राइट? ऑक्सीजन के लिए क्या हमने पढ़ा है? O2। सो देखिए, ऑक्सीजन का ये दो एटम, मतलब ऑक्सीजन एक एटम, सिंगल एटम, मोनो एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? टू एटम्स हमेशा साथ में वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका नाइट्रोजन है, वैसे ही आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, सो ये सारे कैसे एटम्स हैं? ये डाई एटॉमिक आयंस, डाई एटॉमिक हो गए, और ये इन्हीं को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे आपको एक नया वर्ड सीखने को भी मिल रहा है, एंड दैट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का मतलब बड़ा सिंपल है, व्हेन मोर देन वन एटम कम और combines, यू नो, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल। जब भी एक एटम से ज़्यादा, मतलब 2 एटम हो सकता है, 4 एटम हो सकता है, 10 एटम हो सकता है, 100 एटम हो सकता है, राइट? जब वो जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं एक साथ, हम उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानिए। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हम कहते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हम कहते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? यदि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट का एटम, सिंगल एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ही दो एटम्स जुड़ करके एक साथ हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। सो O2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नाइट्रोजन का भी क्या है? नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, और नाइट्रोजन इसके दो एटम मिल करके एक साथ हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे। एंड देन सेम विथ हाइड्रोजन, राइट? सो उसको भी हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। बट देन अब आप सोचिए, यदि आपके पास ऐसा कुछ है, आप सब जानते होंगे पानी को हम H2O कहते हैं, यू नो। सो H2O क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया और ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन के यहाँ पे दो एटम्स और ऑक्सीजन का यहाँ पे एक एटम, ये मिल करके क्या कर रहा है? एक कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, अब ये सिंगल एटम तो है नहीं, और ना ही ये सिंगल एलिमेंट का है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर और कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, आपने NO2 सुना होगा, आपने NH3 सुना होगा। इस तरह के सारे कंपाउंड्स, है ना, जिसमें कि आपको एक कोई एटम नहीं दिख रहा है। एक तो एटम, सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करने वाले नोबल गैसेस ही केवल होते हैं। ठीक है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। और हम बाकी जो भी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, वो सारे कैसे एग्जिस्ट करते हैं? या तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के रूप में, या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के रूप में। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन अभी आप फिलहाल ले लीजिए, बाकी मैं और क्लियर इसको आगे करूँगा। देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हम कह रहे हैं ना, अच्छा, तीन चीज़ें होती हैं पहले, ये देखिए। एक तो हमने इनर्ट गैस समझा, एलिमेंट्स का ये एक टाइप है, एक क्लासिफिकेशन है, इनर्ट गैस, राइट? एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल।
ठीक है। मेटल्स क्या है, आपने प्रॉपर्टीज वगैरह शायद आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। मेटल्स आर व्हाट, सोनरस, मेटल्स हैव डक्टिलिटी, मेटल्स हैव मैलिएबल प्रॉपर्टीज, राइट। हम उसे पीट करके उसकी थिन शीट बना सकते हैं, हम उसे पतला तार बना सकते हैं मेटल्स को। और मेटल्स आवाज़ करते हैं, मेटल्स ब्राइट होते हैं। बट उसके अलावा यहाँ पे हम थोड़ी ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अब बात करेंगे। आगे हमारा जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना वीडियो, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बट मैं चाहता हूँ एक एनालॉजी आप अपने दिमाग में बना करके रखिए इन तीनों के बारे में। एनालॉजी कैसी है, जो मैंने अपने लिए बनाई थी जब मैं स्टूडेंट था। सो ये एनालॉजी ऐसी है कि 3 टाइप के इंसान हैं, ठीक है। एक इंसान वो जिसका पेट ठीक ठाक भरा हुआ है ना, एकदम प्रॉपर बैलेंस्ड भरा हुआ है। वो जो बैलेंस्ड काइंड ऑफ इंसान है जिसका पेट अच्छे से भरा हुआ है, वो हो गया आपका इनर्ट, तृप्त, संतुष्ट आदमी है वो, ठीक है। एक आदमी वो होगा जिसका पेट बहुत भरा हुआ होगा, आपने ओवर ईटिंग किया है, ठीक है। वो इंसान कैसा है, उसने ओवर ईटिंग कर लिया है और वो क्या कर रहा है, वो हमेशा बेल्च, बेल्च मतलब डकार, वो डकार करने को तैयार है, वो प्यूक करने को तैयार है। इतना उसने खा लिया है कि उसको उल्टी करने का मन कर रहा है, कुछ निकालने का मन कर रहा है, कुछ देने का मन कर रहा है। वो हो गया आपका मेटल, ठीक है। सो मेटल ने क्या किया है, मेटल वो इंसान है जिसने ओवर ईटिंग की हुई है। इनर्ट वो इंसान है जिसने बैलेंस डाइट खाया हुआ है, बैलेंस डाइट, एकदम संतृप्त है वो, ठीक है। उसे ना ज़्यादा चाहिए ना कुछ कम चाहिए, ही इज़ लाइक ओके ओके। नॉन मेटल वो इंसान है जो भूखा है ना। जो भूखा है उसका पेट और पीठ सट गया है, इट मीन्स उसको कुछ चाहिए, है ना, उसको कुछ चाहिए। और वो क्या चाहिए वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, जब हम लोग एटॉमिक नंबर करेंगे, हमें सब कुछ क्लियर होगा। हम ये इस वाले एनालॉजी को हम वहाँ पे रिलेट करेंगे, ठीक है। सो इनर्ट हो गया बैलेंस डाइट, मेटल हो गया ओवर ईटिंग, एंड नॉन मेटल हो गया फैमिश्ड। फैमिश्ड का मतलब हंग्री, फैमिश्ड का मतलब बहुत भूखा जो होता है ना, उसे हम फैमिश्ड कहते हैं, तो आप हंग्री कह लीजिए, ठीक है। सो ये एनालॉजी है जो मैंने बनाया, वो आप इसको अपने साथ रखिए, ठीक है। सो अब देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हमने बात किया ना, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितने भी गैसेस होते हैं, कोई भी गैसेस मेटल तो नहीं होता है, ठीक है। वो या तो नोबल गैस होगा या तो वो नॉन मेटल होगा, ठीक है। सो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बनता है ना, वो सारे नॉन मेटल्स के साथ ही बन सकता है, मेटल्स के साथ नहीं बन सकता है, ठीक है। एंड और यहाँ पर जो हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे तो ये दोनों जो एलिमेंट है ना, वो नॉन मेटल ही होगा, ठीक है। सो आप बोलेंगे सर मेटल कोई कंपाउंड नहीं बनाता है क्या? मेटल भी बनाता है, बट उनको हम ना मॉलिक्यूल्स नहीं कहते हैं, ठीक है। ये 10th तक आपको बताया नहीं जाता है। सो 10th के बाद इस इंफॉर्मेशन को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज़ में लाना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। सो देखिए, यदि एक नॉन मेटल अपने साथ, नॉन मेटल के साथ मिल करके कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बना रहा है, या फिर नॉन मेटल एक नॉन मेटल और दूसरा नॉन मेटल मिल करके कोई मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बना रहा है, इनको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, इसे कहते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ये सो बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को कहेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बन रहा है वहां पे क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। सो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, बट वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक कंपाउंड भी बन रहा है, राइट। सो बॉन्ड तो हो ही रहा है, बट वो बॉन्ड बनने के बाद केवल मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बन के रह जा रहा है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है बनने के बाद वो एक कंपाउंड बन जा रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हम कह रहे हैं उसे, ठीक है।
सो इस इंफॉर्मेशन को अभी आप रखिए, अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि आयोनिक क्या है सर, कोवेलेंट क्या है, हम वहाँ पे आएंगे। सो जस्ट बेयर विथ मी, विल रीच देयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट फर्स्ट लेट मी रब दिस वन। मैं तो सीधा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अब अटैक करना चाहता हूँ, बट जब तक हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे ना, ये थियोरी और लेक्चर थोड़ा अधूरा सा रह जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जितनी जल्दी हो सके हम लोग साइंटिस्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो भी एटम से रिलेटेड है, एंड फिर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कूद जाएंगे। सो सबसे पहले देखिए, एक तो फिलोसोफर्स हैं और दूसरे ना साइंटिस्ट्स हैं, ठीक है। देखिए फिलोसफर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत का ही एक फिलोसफर थे जिन्होंने सबसे पहले कुछ तो एटम के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, ठीक है, कि किसी एक वस्तु को हम तब तक काटें जब तक वो हमें हिस्सा ना मिल जाए जिसे अब हम आगे ना काट सकें। तो उसको उन्होंने बोला था परमाणु, ठीक है। आज भी हम लोग अणु या परमाणु, आई थिंक एटम्स को कहते हैं हिंदी में, सॉरी आई एम नॉट दैट मच कन्फर्म ऑन दैट पार्ट, बट हम परमाणु, उन्होंने एक शब्द दिया था परमाणु, ठीक है। सो महर्षि कन्नड़, सो आप कन्नड़ याद रख सकते हैं, जिन्होंने ये परमाणु दिया था, है ना। पदार्थ उन्होंने बोला था, सब्सटेंस को पदार्थ ऐसे भी हम कहते हैं, एंड परमाणु मतलब किसी चीज़ को तब तक टुकड़े में काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए जब तक अब उसे आप ना काट सकें, तो फिर उस जगह को हम या उस हिस्से को हम परमाणु कहेंगे, ठीक है। ये महर्षि कन्नड़ ने बताया था। उसके बाद काफ़ी समय के बाद कुछ ग्रीस के फिलोसोफर्स थे, ठीक है, जैसे कि डेमोक्रिटस, एंड दूसरा कौन था अंशी? Leucippus. डेमोक्रिटस एंड ल्यूसीपस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना सेम बताया बात को जो महर्षि कन्नड़ ने बताया था ना, वही सेम बात बताया, और उन्होंने उस चीज़ को नाम दिया एटोमॉस, ठीक है। एंड आप इतना तो गेस कर ही सकते हैं एटम यहीं से आया होगा, ठीक है, ये जो नाम है वो यहाँ से ही आया होगा, बट ठीक है। सो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने हमें क्या नाम दिया, एक एटोमॉस विथ सेम कॉन्सेप्ट जो महर्षि कन्नड़ ने बताया था सभी को, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करते हैं साइंटिस्ट्स, कि साइंटिस्ट कौन थे और कहाँ से क्या क्या स्टार्ट हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो हमें लेवॉइजियर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। सो एंटोनी लेवॉइजियर को वैसे भी हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। प्लस इस बंदे ने ही हमें बताया कि केमिस्ट्री में ना जो कोई भी चीज़ कंबाइन होती है, ठीक है, जो रिएक्ट करता है, तो उसके बारे में कुछ हमें बताया था, और उससे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, देखिए केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में आप किसी भी दो केमिकल को रिएक्ट कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, और फिर आपको उससे कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है और कुछ राइट हैंड साइड में होता है, बट ये इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है, यहाँ पे ये साइन होता है, ठीक है। ये इस साइन का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड वाले चीज़ कंबाइन हो रही है, रिएक्ट कर रही हैं, और वो कुछ नए प्रोडक्ट्स को बना रही है, ठीक है, ये बताता है। सो लेवॉइजर ने हमें बोला, बशर्ते इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया, आपका जो रिएक्टेंट साइड में आपने जिस भी दो चीज़ को रिएक्ट कराया, उसका जो मास होगा, जो उसका वजन होगा ना, वो यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड में जो भी चीज़ बना, भले वो गैस बन रहा है, वो भले ही लिक्विड बन रहा है, वो कुछ भी बन रहा है, इस साइड जो भी बना हमारा प्रोडक्ट, उसका मास, और जो ये रिएक्टेंट साइड में जो हमने यूज़ किया था उसका मास, ये हमेशा बराबर होगा, ठीक है। और इसी को वो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सो इससे हमें ये भी समझ में आता है, या हम ये भी पढ़ते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने, लेवॉइजियर ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया, और इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इसके बाद आते हैं सेकंड, प्राउस्ट। प्राउस्ट ने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में ही बताया, बट इसने बताया हमें लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है जो रिएक्टेंट साइड में जो चीज़ें होंगी जो कंबाइन होंगी वो एक फिक्स्ड रेशियो में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2O। सो जब हम H हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं रिएक्टेंट साइड तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे H2O मिलता है। बट वी नीड टू मेक श्योर कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब हम मिलाएं तो उसका जो रेशियो होगा मास पर्सपेक्टिव से वो होगा 1:8। इसका मतलब है यदि आप 8 ग्राम ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो आपको 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन मिलाना पड़ेगा और जिससे आपको 9 ग्राम पानी मिलेगा, ठीक है। और इसी रेशियो में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा पानी को बनाने के लिए, ठीक है, 1:8 के रेशियो में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए आपने 5 किया, आपने 5 ग्राम हाइड्रोजन का ले लिया तो अंशिका हमें ऑक्सीजन का कितना लेना पड़ेगा, 40 ग्राम। हमें 40 ग्राम ही लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको कितना मिलेगा अंशिका, कितना ग्राम, 45। 45 ग्राम ऑफ पानी मिलेगा। अदरवाइज आपको पानी नहीं मिलेगा। आप बोलोगे नहीं मैं 5 ग्राम हाइड्रोजन और 30 ग्राम ऑक्सीजन मिलाना चाहता हूँ, आप मिला लो बट आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको 1 ग्राम पानी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, ये हमें प्राउस्ट ने दिया। सो प्राउस्ट का क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो दो हमारे पास केमिस्ट या आप साइंटिस्ट कह लो, इनके कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके और कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो पहली बार हमें एटम्स के बारे में किसी ने बताया, किसी साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उस साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन, ठीक है। सो जॉन डाल्टन ने हमें 6 बातें बताई एटम्स के बारे में, ठीक है। सो वो 6 बातों को मैं लिखता हूँ। देखिए वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, आइसोटोप्स को देखेंगे, आइसोबार्स को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा जो इन्होंने यहाँ पे हमें 6 पोस्टुलेट्स कहते हैं इनको, उसमें से कैसे चीज़ें गलत हो गई, ठीक है। सो ठीक है, हम उन 6 को भी मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको ये काम आएगा। सबसे पहला था कि वही बात, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा था एटम्स आर, क्या कहा था अंशिका, इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल, मतलब एटम्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट आप जानेंगे जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि एटम्स को हम तोड़ सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये वाली बात जैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की खोज हुई या प्रोटॉन्स की खोज हुई, ये वाली बात गलत हो गई उनकी, ठीक है। तीसरा था इन्होंने दिया था, अंशिका कैन यू हेल्प मी, सेम एलिमेंट के एटम। वेरी गुड। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्या बात हो गई, ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल यदि कार्बन के 2 एटम हैं या फिर गोल्ड के 2 एटम हैं तो उन दोनों एटम का जो मास है वो भी सेम होगा और दोनों के पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम होंगी। तो देखिए हमने भी वही पढ़ा है, राइट, हमने एटम्स के बारे में यही बातें पढ़ी हैं। बट बाद में हम देखेंगे कि आइसोटोप्स जब हमारे पास आया, आइसोटोप्स का जब कॉन्सेप्ट आया तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि सेम एलिमेंट के हमें 2 एटम ऐसे मिले
जिनका मास अलग था। ठीक है, हम देखेंगे कैसे अलग था, क्या अलग था। चौथा पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इस पॉइंट से उन्होंने क्या बताया, इस पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि यदि एक गोल्ड का एटम है और एक कार्बन का एटम है या एक सिल्वर का एटम है, तो ये दोनों के मास अलग अलग होंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। बट ये भी पॉइंट उनका गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, जब हमने साइंटिस्ट लोगों ने आइसोबार्स का डिस्कवरी किया। ठीक है, सो आइसोबार्स क्या होते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका मास सेम हो जाता है। ठीक है, हम वो भी देखेंगे कि कैसे सेम होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, अंशी व्हाट वाज द फिफ्थ पॉइंट? एटम जो है वो सिंपल होल नंबर में कंबाइन होते हैं। वेरी गुड। सो एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर। मतलब जैसे H2O आपने देखा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि H2.5 एंड O 1.7 होगा। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, या डाल्टन साहब ने हमें क्या बताया, कि जो भी एटम्स कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड, वो हमेशा एक होल नंबर में ही कंबाइन होंगे। होल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड एनीथिंग एल्स, राइट। एंड लास्ट सिक्स्थ पोस्टुलेट जो उन्होंने बताया, वो बताया अंशी, एटम्स कंबाइन इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये वही बात है जो यहाँ पे प्राउस्ट साहब ने बताया था। ठीक है, कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। सेम H2O का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, सेम थिंग इन्होंने बताया। ठीक है, सो ये 6 जो पोस्टुलेट्स हैं ना, इसको आप बड़े अच्छे से एक मंत्रा के जैसे आप अपने अंदर रख लीजिए। ठीक है, ये आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, बूस्ट भी देता है, कि ठीक है केमिस्ट्री के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है ये। ठीक है, कि कोई चीज़ किसी ने बताया है ना, और फिर ऐसा भी नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स एकदम से गलत हो गए हैं। जो पॉइंट्स गलत भी हुए ना, वो विथ एक्सेप्शंस गलत हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से गलत हो गया। ठीक है, ऑल ऑफ देम स्टैंड स्टिल ट्रू, बट देन सम ऑफ देम गेट फॉल्स बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स हैं। अब हम जाते हैं, लेवॉइसियर हो गया, प्राउस्ट हो गया, डाल्टन हो गया। देखिए, अब इसके बाद हम मॉडर्न साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमें बताया, अब हम उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, फास्ट हम उनके बारे में जान जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये फिलोसफर्स का बॉक्स यहाँ पे बंद कर देता हूँ, क्योंकि और कोई फिलोसफर्स नहीं है, सारे साइंटिस्ट्स ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रोटॉन के बारे में किसी ने बताया। वो किसने बताया अंशिका? गोल्डस्टीन। वेरी गुड। सो ये एक साइंटिस्ट का नाम है गोल्डस्टाइन। आप बस इतना ध्यान रखिए, एक कैनल रे मेथड था जिसके थ्रू इन्होंने प्रोटॉन की खोज की, बेसिकली पॉजिटिव पार्टिकल्स की खोज की, जिसको बाद में नाम प्रोटॉन दिया गया। ठीक है, सो इसका मेथड जो था एक्सपेरिमेंट का, दैट वाज कैनल रे मेथड। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने बताया अंशी? थॉमसन। वेरी गुड। सो जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया था, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया और इनको इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ में आया, और इन्होंने उसे ना एक प्लम पडिंग मॉडल भी कहा। प्लम पडिंग, या फिर आप वाटरमेलन मॉडल कह लीजिए। जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, पूरा का पूरा फ्लैश कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, सो इनका ऑल्दो इनकी थिंकिंग थोड़ी गलत हो गई, तो क्या गलत थी वो भी आप समझिए। सो जो तरबूज होता है, वाटरमेलन, तरबूज का जो बीज होता है ना, इन्होंने कहा कि वो जो बीज है, ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो उसका पूरा फ्लैश है,
जो रेड जो पूरा फ्लैश है ना, दैट इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। और ऐसा ही एटम होता है, ऐसा उनका कहना था। किनका? जे थॉमसन भैया जी का, ठीक है। जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग का मतलब वो जो केक होता है ना जिसमें चेरीज घुसाए हुए रहते हैं, उसको हम कहते हैं। सो बेसिकली वो जो पूरा का पूरा जो फ्लैश है या पूरा का पूरा जो केक है वो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया। और उसके बीच में जो चेरीज हैं वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स हो गया जो निगेटिवली चार्ज हैं। सो ये कहना था कि इनका थॉमसन भैया का, बट ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, बट ये कॉन्सेप्ट सही नहीं था जो इन्होंने दिया था। फिर इसको सही किसने बताया? रदरफोर्ड। फिर आया एक इंसान जिसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया अंशिका? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड। गोल्ड, फॉइल। अल्फा रे, गोल्ड और व्हाट गोल्ड वाज? फॉइल। सो गोल्ड फॉइल अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इन्होंने क्या खोजा? इन्होंने खोजा कि किसी भी एटम के अंदर एक बड़ा ही डेंस, बड़ा ही घना सा एरिया है और छोटा सा एरिया है। वो क्या एरिया है? न्यूक्लियस। और उन्होंने ही खोजा कि न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। सो ये रदरफोर्ड ने खोजा। बट रदरफोर्ड फेल हो गए ये बताने में। अच्छा, इन्होंने ये भी देखा या ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस न्यूक्लियस के बाहर बाहर घूम रहे हैं। बट ये फेल हो गए ये बताने में कि वो कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यदि कोई भी ऐसा सर्कुलर मोशन में यदि कोई चीज़ घूमती है ना तो वो अपना एनर्जी लूज़ करता है, ठीक है। और यदि वो एनर्जी लूज़ करेगा तो वो क्या होगा? न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। और यदि वो गिर गया तो फिर क्या होगा? वो एटम तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट एटम कैसा होता है? स्टेबल होता है। सो यदि इस एटम स्टेबल है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ऐसा तो नहीं है कि वो न्यूक्लियस पे गिर रहे हैं, है ना, और वो घूम भी रहे हैं, है ना, मतलब वो कुछ तो फ्रीली अपना मूवमेंट उनका है। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को, इस थियरी को जिसने क्लियर किया उसका नाम था नील बोर, ठीक है। नील बोर ने क्या बताया? नील बोर ने बताया स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में, ठीक है। सो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? एक ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे और जिसमें वो अपने एनर्जी को लूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये किसने हमें बताया? ये नील बोर ने बताया। सो हमारा जो काम है ना वो पूरा का पूरा नील बोर के ऊपर ही है, ठीक है। नील बोर ने क्या बताया और क्या रूल्स हमें दिया जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, हमें वही पढ़ना है। दैट्स द मेन, व्हाट आई वुड से, दैट्स द मेन हार्ट ऑफ आवर वीडियो, ठीक है, जिस पे हम अब पहुंच रहे हैं। तो मुझे पहले इसे पूरा रब करना होगा और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे।